यस बेटा। तो लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था लेवी ऑफ जीएसटी। जीएसटी कब लेवी होता है? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो जीएसटी लेवी कब होता है, इसके लिए अपन पढ़ रहे थे सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 दोनों लेवी के बारे में बात करते हैं। सीजीएसटी वाला सीजीएसटी के बारे में बात करता है, आईजीएसटी वाला आईजीएसटी का। हालांकि दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, बस सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी लिख दिया गया और बाकी तो सब कुछ ही लगभग सेम है। तो हम देख रहे थे बेटा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, जिसने क्लोज 1 में बोला गया था कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर जो है क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। और जहां सीजीएसटी वहां एसजीएसटी ऑटोमेटिकली मान लेना। हालांकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं लगेगा। क्लोज 3 बोलता है कि किस वैल्यू पर लगेगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू पर लगेगा, जो एज पर सेक्शन 15 निकालनी होगी हमको। जीएसटी की रेट्स हमको डिफरेंट डिफरेंट दे दी थी। मैक्सिमम रेट जो है 40% थी। टैक्स किसको देना है? टैक्सेबल पर्सन को देना है। टैक्सेबल पर्सन कौन है? जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। इसके बाद में हमने आगे पढ़ा था सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 कि 5 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोलियम पर, हाई स्पीड डीजल पर, पेट्रोल के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर नहीं लगेगा। सेक्शन 9 और 3 ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ सिचुएशन ऐसी भी होगी, गवर्नमेंट के पास पावर है, कुछ सिचुएशन ऐसी भी है जब सर्विस रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा या गुड्स रिसीव करने वाले को, परचेजर को, कंज्यूमर को टैक्स देना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी भी जिसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। और एक बात इसके अंदर ऐसी भी थी जिसके अंदर गवर्नमेंट रूल बना सकती है जब टैक्स किसको देना पड़े। अगर आप अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हो कोई रजिस्टर्ड पर्सन, तो खरीदने वाला जो रजिस्टर्ड है उसको टैक्स देना पड़े, यहां पर भी रिवर्स चार्ज लग सकता है। ये बातें अपन ने पढ़ ली थी बेटा। अब इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है बेटा? देखिए, टैक्स पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। द गवर्नमेंट में नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सर्विस, the tax on intra-state supply of which shall be paid by ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स देना होगा। ये क्या होता है, मैं सब कुछ अभी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं पहले। इन सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, सच सर्विसेज शैल बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये होता है। अब देखो बेटा, बात क्या है पहले तो वो समझना जरूरी है। आपने अर्बन क्लैप का नाम सुना बेटा? अर्बन क्लैप सुना? अर्बन क्लैप का नाम बेटा? अर्बन क्लैप कैसे वर्क करता है? ये मान लीजिए घर है अपना, हमने हमारे घर के लिए एक व्यक्ति से होम क्लीनिंग सर्विस ली। हमने ऑर्डर दिया अर्बन क्लैप को। अर्बन क्लैप ने बोला मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए यहां पर सर्विस देने पहुंच गए। होम क्लीनिंग सर्विस। यहां पर ये रहे हम। सर्विस किसने प्रोवाइड करी बताओ? अर्बन क्लैप ने या मिस्टर ए? सर्विस किसने प्रोवाइड करी? सर सर्विस देखा जाए तो मिस्टर ए ने ही तो प्रोवाइड करी, क्लीन वही तो करके गए, तो वही तो सर्विस दी है। तो सर्विस प्रोवाइडर इज मिस्टर ए और सर्विस रिसीवर है हम। प्रोवाइडर रिसीवर दो ये रहे। जीएसटी, जीएसटी जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, कौन चार्ज करेगा? कौन चार्ज करेगा जीएसटी? भाई मिस्टर ए चार्ज करेगा ना जीएसटी। मिस्टर ए आपको बिल बना के आपसे पैसे लेगा, जो पैसे लेगा वो साथ में जीएसटी भी लेगा। बट
एज पर क्लोज 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है, तो इस केस में जीएसटी विल बी पेड बाय अर्बन क्लैप। और देखते हैं, ओयो का नाम सुना है? ओयो का नाम, ये सर्विसेज स्पेसिफाइड है, आगे डिटेल में आएगी। ओयो में क्या होता है बेटा? ओयो का एक होटल है। होटल तो आम लोगों के ही होते हैं, ब्रांडिंग कर दी जाती है वो। हमने बुकिंग कराई ओयो के थ्रू और जाकर रहे इसमें। सर्विस प्रोवाइडर होटल वाला, सर्विस रिसीवर हम लोग। जीएसटी किसको पे करना पड़ेगा? ओयो। ओयो इज लाइबल टू पे दिस, क्योंकि हमारे जनरली पैसे वगैरह ओयो कलेक्ट कर लेता है, और अगर हम कैश में भी इसको दे रहे हैं तो उसका जीएसटी ओयो को भरना है। थर्ड केस की बात करें, उबर में बैठे हो ना सभी, ओला में, उबर में, बैठे हो। ये कार आती है जो कि बस जैसी दिख रही है ना, और ये रहे हम। हमने उबर या ओला ऐप का यूज करते हुए हमारी कैब बुक कर ली, कैब आ गई, हम बैठ गए, चले गए। सर्विस प्रोवाइडर कैब वाला, सर्विस रिसीवर हम। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हम जो है उस तक पहुंचे। हु विल पे द टैक्स? जीएसटी विल बी पेड बाय ओला, उबर। ये बात बोल रहा है क्लोज नंबर 5। बताइए बेटा, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? एग्जांपल से क्लियर होनी चाहिए बात कि कहना क्या चाह रहा है। ये सर्विसेज की जो स्पेसिफिक लिस्ट है ये आगे जाकर के पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज है, क्या है, ये सब कुछ आगे जाकर के पढ़ेंगे। रिप्लाई मेरे पास जल्दी से और सभी के आने चाहिए, तभी हमको पता चल पाए। अब बेटा आगे बढ़े, तो अब यहां पर सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 खत्म हुआ, तो यहां पर चालू हो गया आईजीएसटी। और जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि ये सीजीएसटी आईजीएसटी सेम है बिल्कुल, कहीं कहीं थोड़ा बहुत चेंज है तो है, वरना पूरा सेम है। सीजीएसटी के पास पावर है इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर टैक्स लगाने की, जीएसटी लगाने। वहीं आईजीएसटी किसके ऊपर लगेगा बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई। बस इतना सा फर्क है, अब बाकी सब कुछ सेम है। सीजीएसटी इज रिप्लेस्ड बाय आईजीएसटी, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर सेम। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट से, इंटर स्टेट कब लगेगा? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो, आईजीएसटी लगेगा। एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में कर रहे हो तो भी आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अगर एक स्टेट से, एक राज्य से या एक यूनियन टेरिटरी से बाहर गुड्स सप्लाई हो रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल में देखें कि राजस्थान से गुड्स सप्लाई हो रहे हैं महाराष्ट्र के किसी पर्सन, इंटर स्टेट सप्लाई है, इस ट्रांजेक्शन पर क्या लग जाएगा? आईजीएसटी लग जाएगा। अब बाकी बातें सेम, बाकी बातें सेम। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी, सब बातें सेम है, सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई ध्यान रखना है और एक आधी बातें एक्स्ट्रा है वो ध्यान रखना है। देखिए बेटा, पढ़ते हैं। आईजीएसटी शैल बी लेवीड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी, वो भी इसमें कवर्ड। एक और जगह है जहां पर आईजीएसटी देखने को मिलता है, बड़े ध्यान से समझना बेटा। यूएसए से हमने गुड्स इंपोर्ट की, इंडिया के अंदर। अगर आपने बेटा इंटर वाले कस्टम पढ़ चुके हैं, फाइनल वालों ने इंटर में देखा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा, आपको पता होगा कि अपन क्या करते हैं सर, असेसेबल वैल्यू निकलती है, फिर उसके ऊपर अपन बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा देते हैं,
और बाकी अदर ड्यूटीज लगा देते हैं, सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो भी लग रही हो वो लगा देते हैं। फिर जो सब लगाने के बाद वैल्यू आती है, अगर याद करो उसमें क्या लगता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर लगता है आईजीएसटी। अगर आप किसी गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं, then you will be liable to pay IGST on such importation। उस पर भी IGST लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई पर तो IGST लगता ही लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो या गुड्स कर रहे हो तो भी IGST कंपल्सरीली लगेगा ही लगेगा, बिकॉज इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप बाहर से कोई भी गुड्स सप्लाई और गुड्स या फिर सर्विस मंगा रहे हो तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना गया, इस वजह से उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, आईजीएसटी लगा दिया जाता है। तो अगर अपन पीछे चले बेटा, सीजीएसटी में चलते हैं एक बार, है ना, सीजीएसटी में चलते हैं। सीजीएसटी का अगर 9(1) का क्लोज 1 देखेंगे तो सिर्फ इंट्रा स्टेट बोला, खत्म कर दिया, फिर एल्कोहलिक लीकर वगैरह आ गया। लेकिन इधर देखो, इधर सेक्शन 5 जब आते हैं आईजीएसटी का, तो यहां पर इंटर स्टेट तो बोल ही दिया, इस पर तो लगेगा ही लगेगा वो। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बात क्या है कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स का और सर्विसेज का, उनको क्या ट्रीट किया जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया। इस वजह से कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में हमको क्या देखने को मिलता है, आईजीएसटी देखने को मिलता है। हालांकि ये जो आईजीएसटी आपने पे किया है, इसका आप क्रेडिट ले सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं, डिटेल हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको नहीं पता। फिर भी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन अब आपको बता देता हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होता है। देखिए बेटा, होता क्या है कि एक व्यक्ति है, गुड्स मैन्युफैक्चर किए, दूसरे व्यक्ति को दिए, इसने मैन्युफैक्चर किए, तीसरे व्यक्ति को दिए। लेट से कि 100 रुपए का गुड्स था, 20 रुपए का जीएसटी लगाया, इसको 120 का पड़ा। इसने क्या करा कि प्रॉफिट वगैरह ऐड करके और 30 रुपीज का जीएसटी जो है इससे लिया, और फिर इसने डायरेक्टली कंज्यूमर को दे दिया। ये 20 रुपीज जो है ना, जब लेट से कि इस व्यक्ति की जीएसटी लाइबिलिटी कितनी बन रही, 30 रुपीज, क्योंकि इसने 30 रुपए अगले से लिए। तो हो सकता है मैं आपको नहीं दिख रहा हूं, कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, ये जो व्यक्ति है, इसकी लाइबिलिटी बन रही है 30 रुपीज की, लेकिन 30 माइनस 20 करके ये टैक्स भरेगा गवर्नमेंट। 30 माइनस 20 क्यों सर, क्योंकि 20 किसी गुड्स को खरीदते टाइम ऑलरेडी ये दे चुका होता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम इस बात को कि अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो और उसको खरीदते टाइम जो जीएसटी दिया है वो उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। सर है ना, एक बात आई मन में, हमारे घर पे ना थोड़े टाइम पहले एसी लाया गया था, ठीक है, और सर एसी पर हमने जीएसटी भरा था। एसी लाया गया था और एसी पर हमने क्या भरा था, जीएसटी भरा था। तो सर हम उसका क्रेडिट कैसे ले, बताओ ना सर। आप जैसे बोल रहे हो जो जीएसटी भरा जाता है उसका क्रेडिट लिया जा सकता है। बेटा देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि वो जो चीज आप खरीद रहे हो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, मतलब बिजनेस के लिए जो खरीदते हैं ना उन्हीं में मिलता है। ये मैं आगे अभी सप्लाई आ रहा है टॉपिक, वहां पर इसको डिटेल में बताऊंगा। तो किसी बच्चे के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि सर घर में जो जो चीजें खरीद के लाते हैं उनकी क्रेडिट ले लेंगे क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल बेटा, वो पॉसिबल नहीं है। हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। यहां पर जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस करने पर या गुड्स करने पर जो हम आईजीएसटी पे करते हैं, इस आईजीएसटी का हम क्या ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं बेटा, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। यस बेटा, अगर आप फर्म के नेम पे लेते हो, फर्म के नेम मतलब बिजनेस के नेम पर ले रहे हो, तो वो चीज जो है वो बिजनेस के नाम पर आई। कई लोग फ्रॉड करते हैं, मैं आपको बताता हूं फ्रॉड क्या करते हैं।
वो मैं आपको बताता हूँ फ्रॉड किस टाइप से होते हैं। कई लोग क्या करते हैं पता है, चीजें लगा रहे होते हैं घर के अंदर लगा रहे हैं चीज, लेते किसके नाम से, बिजनेस के नाम से। बिजनेस के नाम से चीज ली, लगाई कहां पर, घर पर। बोल दिया हम तो बिजनेस के लिए लाए थे, और बिजनेस के नेम से उस चीज को लेकर के जीएसटी का क्रेडिट ले लेते हैं, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। तो ये जो फॉल्स क्लेम किया जाता है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट का, दिस इज कवर्ड अंडर द फ्रॉड। ये इस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं। तो कई लोग ये करते हैं मार्केट के अंदर, आज भी ये चलन में है, कई लोग किया जाता है। जीएसटी डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है उनको रोकने की, कि इस टाइप के फ्रॉड्स को जो है रोका जाए। तो आप लोग ये जो भी चीज देख रहे हैं बेटा, कि कई लोग क्या करते हैं बिजनेस के नाम से लेते हैं असेट, कि यार बिजनेस के नाम से लो ना, उसका जीएसटी है, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ऐसी ऐसी बातें आप सुनते होंगे। तो वो गलत है। तो आप जो भी देख रहे हैं वो चीज क्या होती है, एज पर लॉ गलत होती है, कि वो चीज अलाउड नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि अभी कैसे वर्क होता है, किस तरीके से काम चलता है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट बेटा। यस, लेट मी रिपीट द थिंग, कि मैं क्या बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था बेटा कि कई लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और आपने क्या कर रखा है, उसके नाम पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है। कई लोगों के घर में भी चीज ला रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो लोग उस चीज को लाते हैं बिजनेस के नेम से, बोलते हैं यार मेरे नाम से मत बनाओ, मेरे बिजनेस के नेम से बिल बनाओ। ठीक है, और बिजनेस के नेम से बिल बनवाते हैं, फिर जो वो जीएसटी पे किया होता है उसका वो क्या ले लेते हैं, क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। तो मान लीजिए जो एसी मान लीजिए 50,000 का आ रहा था, ठीक है, और लेट से उसके अंदर 10,000 का तो क्या था, जीएसटी था, वो इसका इधर फायदा ले लेते, वो एसी उनको कितने का पड़ा, 40,000 रुपए का ही पड़ा। दिस इज हाउ दिस प्रैक्टिस इज बीइंग डन। इस तरीके से जो है ये प्रैक्टिस की जाती है। तो ये गलत है, मार्केट में ऐसी प्रैक्टिसेस लेकिन चलती है बेटा। आगे बढ़े बेटा, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एक बार जल्दी से आप देखिए, और आपको लगेगा सर ये तो हमने पढ़ लिया है। बिल्कुल पढ़ लिया है, वहां पर सीजीएसटी था, यहाँ पर बस वो वर्ड आईजीएसटी हो गया। जल्दी से एक बार देखिए और फिर मुझे बताइए कि ये क्लियर है कि नहीं बात, यस और नो, याद आ गई कि नहीं। तो इन चीजों पर ना तो सीजीएसटी लगता है और ना ही आईजीएसटी लगता है, सिंपल सी बात ये वाली बात भी हम अभी अभी डिस्कस करके आए बेटा, रिवर्स चार्ज वाली, सिर्फ और सिर्फ उसकी जगह क्या हो गया है, उसकी जगह आईजीएसटी हो गया है। बाकी ये भी पूरा सेम है। तो सर ये तो पूरा ही सेम है, बस पूरा ही सेम है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, आईजीएसटी सीजीएसटी सेम ही चलते हैं। धीरे धीरे मैं ओनली सिर्फ सीजीएसटी के बारे में बात करूंगा, आईजीएसटी के बारे में नहीं करूंगा। फिर भी एक बार मैं आपको दिखाने के लिए ये चीजें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाली जो बात पढ़ी थी वो ये रही। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, ओनली सर्विसेज देता है बेटा। तो सर्विसेज की बात है यहाँ पर, ध्यान रखना। अर्बन क्लैप, ओयो रूम, ओला, उबर, ये सारी बातें इस सेक्शन में थी। तो ये तो सर रिपीटेशन है, यस, दोनों में बस आईजीएसटी में वो है, इसमें नहीं। अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा। अब नाउ द मेन टॉपिक कम सप्लाई। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत चांस होते हैं, चाहे हम इंटर में हो या फाइनल में हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। हमने बात करी बेटा कि जो सीजीएसटी बोल लो, आईजीएसटी बोल लो या जीएसटी बोल लो, जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। किस चीज की सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई। गुड्स और सर्विसेज अगर सप्लाई किए जाते हैं तो उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, जीएसटी लगेगा। नाउ द थिंग अराइजेज कि सर ये गुड्स का मतलब, सर्विसेज का मतलब क्या माना गया है जीएसटी के अंदर, वी हैव टू सी। और ये सर सप्लाई क्या होती है, वी हैव टू सी। सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है। टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ जीएसटी अगर आपको पूछा जाए
तो क्या होता है? सप्लाई। कस्टम के केस में क्या होता है? कस्टम के केस में होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वहां पर वो होता है, सेक्शन 12 बात करता है कस्टम के अंदर। इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, और एक्सपोर्ट मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज द टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ कस्टम। और जीएसटी के केस में अगर आपको कभी कोई भी पूछ ले टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, तो होता है सप्लाई। अब सप्लाई में हमको पढ़ना है बेटा सेक्शन 7, जिसको हम बोलेंगे स्कोप ऑफ सप्लाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, काफी सारी लर्निंग्स आपको इसके अंदर मिलने हैं। इसके अंदर बेटा 3 शेड्यूल बनाए गए हैं जो कि अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं इन पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। पहले शेड्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ ट्रांजेक्शन जिनको सप्लाई माना गया है। मैं आपको बताता हूं पूरा पॉइंट क्या है पहली बात, तभी आप समझ पाओगे। देखो बेटा टैक्सेबल इवेंट क्या है, ध्यान से समझना, मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताने जा रहा हूं। जस्ट वेट ए मिनट। ये क्या कुछ टेक्निकल इशू हो गया, मेरा लैपटॉप क्या चार्ज नहीं है, कहीं बीच में क्लास ना रह जाए। जस्ट वेट अ मिनट। यस बेटा, नाउ यू विल बी एबल टू सी सप्लाई। सप्लाई के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सप्लाई के बारे में कुछ बातें मुझे आपको बतानी, और ये सप्लाई की जो बातें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा क्या बातें यहां पर बोली गई है, ये पॉइंट्स मैं अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाइए। इन शेड्यूल्स को मैं समझाने से पहले कुछ दूसरी बात आपको समझ। सप्लाई क्या होती है ये समझना ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक छोटी सी बात, आप ध्यान से सुनना उस बात को। ये एक व्यक्ति है जो कि आर्टिस्ट है, ठीक है, और यहां पर पब्लिक खड़ी है। लेट से कई सारे आपने देखे होंगे, कई सारे लोग रोड पर है ना डांस करते हैं, तो ये डांस कर रहा है रोड पर। डांस इज ए सर्विस, पब्लिक को सर्विस दी इसने। बदले में पैसा कुछ भी नहीं मिला। क्या इस पर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं? नॉर्मल सेंस में बात कर रहे हैं, कोई एक्ट वैक्ट कहीं नहीं जा रहे, नॉर्मल सेंस, यस और नो, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? सर एक बात बताओ, सर जीएसटी लगाए किस पे जब पैसे ही नहीं आए? तो सबसे पहली बात तो दिमाग में यही आएगी ना, सर जब पैसे ही नहीं कमाए तो जीएसटी कैसे लगाए? यस दैट्स द पॉइंट। मतलब बात यह है कि सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी लगता तो है, लेकिन साथ के साथ ये बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए, वो फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए। बिना कंसीडरेशन के सप्लाई करेंगे तो पैसा ही नहीं आया, तो सर जीएसटी कैसे देंगे? बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो जल्दी से बताओ मुझे ये बात, पहली बात।
जल्दी से कंफर्म करो बेटा। ये पहली बात, मतलब ये बात हुई कि सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए। इफ नो कंसिडरेशन देन नो जीएसटी। इवन इफ यू आर सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन इज नेसेसरी। हाउएवर, अब चलो ऊपर वो पहला पॉइंट पढ़ने। शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी सप्लाईज के नाम दे रखे हैं कि अगर वो विदा कंसिडरेशन के भी दी जाएगी ना, तो भी उन पर क्या लगाया जाएगा? जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है। और शेड्यूल 2 में तो दे रखे हैं किसको सप्लाई माना जाएगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। और कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स और ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेगेटिव लिस्ट कह सकते हो, मतलब इन चीजों पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। वो आगे, पहले अपन अब बेसिक बात पर आते। चलो एक बात और पूछता हूं, बताना बेटा ध्यान से, है ना। आपके पड़ोस में एक जनरल स्टोर की दुकान होगी सबके पास। जनरल स्टोर की दुकान है ना। आपने क्या किया कि आप इस जनरल स्टोर पर गए, इस जनरल स्टोर पर गए, कुछ पैसे दिए, और कुछ पैसे के बदले में लेट्स से कि राइस लेके आ गए। राइस तोले उसने, 1 kg चाहिए 1 kg, 5 kg चाहिए 5 kg, और आपको दे दिया। ठीक है। बात बेटा ये है, बात बेटा ये है कि क्या वो दुकान वाला आपको ऐसे बोलता है, देखो 50 रुपए रेट बताई है, 50 रुपए के चावल प्लस 10 रुपए का जीएसटी, ऐसे ही रफली ले रहे हैं 60 रुपए, तो बोलता है ऐसा? यस और नो बताना एक बार मुझे, बोलता है क्या ऐसा? नहीं बोलता ऐसा। क्यों नहीं बोलता बताऊं मैं, क्यों नहीं बोलता। और वैसे ही आप ये बताने से पहले अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको। आप डीमार्ट गए हो? नहीं, इंक्लूसिव वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल मान लो खुले हुए लेके जाते हो आप, खुले चावल लेके आए हो आप, ठीक है, पैकेट की तो बात ही नहीं कर रहा। डीमार्ट आप गए होंगे, डीमार्ट में आपको एक बिल मिलता है, आपने देखा होगा, बड़ा सा लंबा सा बिल मिलता है। और डीमार्ट से जब बिल मिलता है तो आपने देखा होगा उसमें नीचे जीएसटी लगा हुआ आता है। इससे चावल लेने गए तो इसने जीएसटी नहीं लगाया, खुले चावल की बात कर रहे हैं। अब एक काम करना, डीमार्ट में से खुले चावल लेके आना, और बिल देगा। पहली बात तो बिना बिल के देगा भी क्या आपको? नहीं देता। बिना बिल के डीमार्ट से कोई चीज ला सकते हो? रिलायंस फ्रेश से कोई चीज ला सकते हो? नहीं। और कुछ भी चीज ला रहे हो सर, वो जीएसटी लगाते हैं जिन पर लगना चाहिए, जिनको किसी गुड्स पर लगता ही नहीं तो बात अलग। इन दोनों में फर्क क्या है? इसने लगाया, इसने नहीं लगाया, इसका क्या रीजन रहा हो? इसका रीजन ये रहा होगा कि सर ये जीएसटी में क्या होगा, ये नॉट रजिस्टर्ड होगा, और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। मतलब समझो क्या है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी लगता है, लेकिन वो सप्लाई करने वाला पर्सन कौन होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। और क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन है तो उसको बिल काटना तो जरूरी हो जाता है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, हम रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, अलग अलग लिमिट है, 40 लाख 20 लाख, वो बात अलग है। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया ना, तो उसको हम नाम क्या देंगे? जैसे अपन इनकम टैक्स में असेसी बोलते हैं ना, वैसे ही जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसको क्या बोला जाता है? यहां पर टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। अब आप चाहे 1 रुपए का भी गुड्स किसी को बेच रहे हो ना, यू हैव टू चार्ज जीएसटी ऑन दैट। बट एक व्यक्ति है जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की अभी जरूरत ही नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये टैक्सेबल पर्सन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन, देन नो टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन नहीं। तो क्या जब आप टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हो तो आप गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो तो जीएसटी लगाना है कि नहीं? यस और नो, अब ये बता दीजिए। अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन गुड्स और
सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है तो उस पर जीएसटी लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, ये बताओ इस सवाल का जवाब। तो आपका जवाब आता है बेटा मेरे पास नो। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि ओनली सप्लाई इज नॉट इनफ फॉर चार्जिंग जीएसटी? इस लाइन का मुझे यस और नो में जवाब दो। मैंने बोला कि ओनली सप्लाई इज नॉट इनफ फॉर चार्जिंग जीएसटी, ये बात सही है या गलत है? सही बात है। सप्लाई के साथ साथ भी कुछ चीजें होना जरूरी है। सप्लाई तो होनी होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। इस सप्लाई के साथ साथ पहली बात बताओ और क्या चीज होनी चाहिए, बताओ जल्दी से। कंसीडरेशन होना जरूरी है। वेरी गुड बेटा, कंसीडरेशन होना जरूरी है। दूसरी बात अभी अभी बताई, ये सप्लाई किसके द्वारा होनी चाहिए? टैक्सेबल पर्सन के द्वारा। रजिस्टर्ड नहीं बोलोगे बेटा, टैक्सेबल पर्सन बोलो, जो टेक्निकल वर्ड। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करें कि वो चावल जो लाए थे जनरल स्टोर से, 60 रुपए के चावल, 60 रुपए के चावल लाए थे, डी मार्ट से लाए, ठीक है। 60 रुपीज के राइस लेके आए थे डी मार्ट से, जीएसटी वगैरह सब लगा के दिया डी मार्ट। आपने आपके पड़ोसी को 70 रुपए में बेच दिए, क्या आप उस पर जीएसटी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं सर, हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्या रीजन है? पहली बात तो आप बोल सकते हो सर हम टैक्सेबल पर्सन ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं। मान लो आपकी दुकान है एक, आप रजिस्टर टैक्सेबल पर्सन हो, यू आर द टैक्सेबल पर्सन, लेकिन पड़ोसी को 70 में बेच दिए, जीएसटी लगाओगे कि नहीं? आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि सप्लाई शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सप्लाई होनी चाहिए। इसका मतलब सर एक बात और सोचो, अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछना चाह रहा हूं। एक जनरल स्टोर है, ठीक है जनरल स्टोर क्या, मोबाइल शॉप है, ठीक है। इस मोबाइल शॉप से आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल शॉप से आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल वाले आपको बिल देते हैं, बिल पर जीएसटी लगाते हैं। अब ये मोबाइल आपने जो है 10,000 में खरीदा था, यही सेम मोबाइल आपके फ्रेंड को पसंद आ गया और आपने उसको 15,000 में बेच दिया, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? जीएसटी नहीं लगेगा। वेरी गुड बेटा, नो, जीएसटी नहीं लगेगा। रीजन बताओ बस, क्यों नहीं लगेगा? रीजन बताओ क्यों नहीं लगेगा? आप बोल रहे हो नहीं लगेगा, तो व्हाट इज द रीजन कि जीएसटी इस वजह से नहीं लगेगा? क्या रीजन है कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा? यस बेटा, दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये जो नॉर्मल अपन चीजें बेचते रहते हैं, करते रहते हैं, इन पर जीएसटी क्यों नहीं लगता? ये रीजन है क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में आता है सर, ये एक बच्चा कैपिटल गेन में, अरे वहां मत जाओ, यहीं रहो अभी, मोबाइल फोन वैसे भी कैपिटल असेट भी नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा, है ना? तो आप देखो, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। तो कई बच्चों को जब वो जीएसटी नहीं पढ़ते हैं, या आम लोग होते हैं आपके आस पड़ोस के, बोलते हैं यार ये दुकानदार बेचता है तब तो जीएसटी लगा देते, और मैं ऐसे किसी को बेचता हूं तब नहीं लगता। रीजन है भाई उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं हो, ऐसे बिजनेस करो आप तो उसके ऊपर भी लग जाए। बताइए बेटा ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस और नो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट सप्लाई के लिए जरूरी बात। तो देखिए बेटा, अब सप्लाई के लिए जरूरी बातें पढ़ते हैं। 6 पैरामीटर्स जो है पूरे होने चाहिए सप्लाई पर टैक्स लगने के। कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए।
एक बात बताओ बेटा, कोई चीज ऐसी है, अपन आगे पढ़ने वाले हैं वैसे गुड्स सर्विसेज की डेफिनेशन, जिसको गुड्स और सर्विस ही नहीं मान रखा, बोल रखा है ये गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है। जैसे पैसा है, मनी, पैसा आपने किसी को दिया, बोला इसको ना तो गुड्स मान रहे ना सर्विस मान रहे, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, यस और नो। ना गुड्स माना ना सर्विस माना, नहीं सर नहीं लगेगा। दैट्स द रीजन, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे ही लगेगा। अगर किसी चीज को गुड्स और सर्विस कंसीडर ही नहीं किया तो ध्यान रखिए उसके ऊपर बेटा जीएसटी नहीं लग पाएगा। अगली चीज हम पढ़ चुके हैं कंसिडरेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट चीज भी हम पढ़ चुके हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है बेटा, सप्लाई किसके द्वारा होनी चाहिए, टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। एक बात और ये यहां पर टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, ये पॉइंट आगे जाकर के आपको और भी क्लियर होगा। कुछ चीजें, कुछ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है ना बेटा, उन पर जीएसटी लगता ही नहीं, उन पर जीएसटी मना कर रखा है, नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा है कि नहीं लगेगा इन पे जीएसटी। जब उन पे जीएसटी लगेगा ही नहीं तो हम जीएसटी क्यों लगाएंगे, जब बोल दिया आपके मम्मी पापा ने बोल दिया आपको बेटा ये काम नहीं करना तो हम क्यों करेंगे। इसी तरीके से कुछ सप्लाई के लिए लॉ में बोल दिया गया कि इन पर जीएसटी नहीं लगेगा तो हम नहीं लगाएंगे। तो इस लिस्ट के अलावा मतलब वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए तभी जीएसटी लगा सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। और टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या है सर, टेरिटरी मतलब इंडिया, और इंडिया कहां तक चलता है, वैसे ये डेफिनेशन आप कस्टम में भी पढ़ चुके हो, वी विल डिस्कस इट। इंडिया के अंदर अंदर, अब बताओ किसी ने यूएसए में गुड्स ट्रांसफर करे उससे जाके जीएसटी ले आओगे क्या, यूएसए में कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं जीएसटी ले सकते हो आप उससे, नहीं सर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बताओ, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में नहीं आता। टैक्सेबल टेरिटरी में ही हमारा जोर है, हमारा लॉ चलता है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो हमारी टैक्सेबल टेरिटरी में जो भी सप्लाई होगी उसके ऊपर हम जीएसटी ले सकते हैं, उसके बाहर जो है उस पर नहीं ले सकते। तो बेटा 6 पैरामीटर्स, पहली बात गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए, दूसरी बात कंसीडरेशन में होनी चाहिए, तीसरी बात फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, टैक्सेबल टेरिटरी में, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। चलो जल्दी से एक बार आप मुझे जरूरी बातें बताओ सप्लाई पर टैक्स लगने के लिए। पहली जरूरी बात जल्दी से, कम ऑन सभी, पहली जरूरी बात क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। किसी चीज को गुड्स सर्विस माना ही नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी जरूरी बात क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। तीसरी जरूरी बात, जल्दी कम ऑन फास्ट, तुम चीते हो, जल्दी चीते की तरफ भागो भी अब, नहीं टैक्सेबल पर्सन पर मत आओ, पक्का। तीसरी बात फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को मत भूलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार आएगी आईटीसी में, बहुत बार लाइन आएगी वहां पढ़ेंगे। अब देखो टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, टैक्सेबल टेरिटरी में, और टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। ये 6 चीजें अगर पूरी हो रही है तो ही जीएसटी जो है लेवी होगा, चार्ज होगा। अगर ये बातें पूरी नहीं तो जीएसटी भी नहीं। तुम तो हो तो मैं हूं, जीएसटी बोलता है इन 6 चीजों को जाकर के कि तुम हो तो मैं हूं, तुम मेरी जिंदगी में नहीं तो मैं भी नहीं। ये सिंपल सी बात है। बताइए बेटा ये 6 बातें क्लियर है कि नहीं, यस और नो एक बार जल्दी से मुझे। ये जरूरी बातें और यहां से क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। चलिए बेटा ये बेसिक बातें हम क्लियर कर चुके हैं, अभी अपने पास टाइम का अभाव है। और वैसे ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कुछ चीजें ऐसी भी है जो बिना कंसिडरेशन होगा तो भी उसको सप्लाई मानेंगे। एक लिस्ट पूरी है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये अगला वाला नोट अगली क्लास में देखेंगे, अभी अपने पास में टाइम नहीं, इस पर डिटेल डिस्कशन करना है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। हो सकता है मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि वो टेक्निकल इशू आ गया था, सो नो नीड टू।